हेलो स्टूडेंट्स, आरंभ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं ओम प्रकाश आपके सामने उपस्थित हूँ एमसीक्यूज़ के कलेक्शन लेकर। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में आपने 50 क्वेश्चंस तक देखे थे। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में टोटल 50 क्वेश्चंस और भी डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग के सामने जो पहला प्रश्न है, कहा जा रहा है साधारणतया किसी अकार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की प्रतिक्रिया होती है। यहाँ पर नोट करें, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? धातु की प्रतिक्रिया किसके साथ? अम्ल के साथ, अकार्बनिक अम्ल के साथ। अकार्बनिक अम्ल किसे कहेंगे और कार्बनिक अम्ल किसे कहेंगे? तो स्टूडेंट्स, जो ऑर्गेनिक एसिड होगा यानी कार्बनिक अम्ल, और जो इनऑर्गेनिक एसिड होगा वो अकार्बनिक अम्ल, दोनों में ये अंतर होगा कि जो कार्बनिक अम्ल होता है इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। जैसे CH3 COOH, यानी ये एसिटिक एसिड है, तो ये एक तरह का कार्बनिक अम्ल होगा। अकार्बनिक अम्ल की बात करें, इनऑर्गेनिक एसिड की, तो HCl होगा। तो कहा जा रहा है कि जब HCl या HBr इस तरह का कोई भी अकार्बनिक अम्ल जो है, यदि किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सा गैस देता है? तो ध्यान दें स्टूडेंट, यहाँ पर क्या होगा कि ये 2HCl Mg से रिएक्ट करेगा तो MgCl2 प्लस कौन सा गैस देगा? तो हाइड्रोजन गैस देगा। तो यहाँ पे कौन सा गैस निकलता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो कौन सा गैस होगा? हाइड्रोजन गैस। लेकिन वही अकार्बनिक अम्ल हाइड्रोजन गैस देगा जो रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट कर रहा है। सारे मेटल्स जो हैं वो रिएक्शन नहीं देंगे। जैसे अगर ये कॉपर के साथ रिएक्शन होगा, HCl प्लस कॉपर, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगा। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर कॉपर भी तो मेटल है, यहाँ पर कॉपर तो मेटल है। तो आपने कहा कि अकार्बनिक अम्ल मेटल से रिएक्शन करके, धातु से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, तो फिर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं रिलीज होगा? तो दोस्तों, यहाँ पर इसलिए नहीं रिलीज होगा क्योंकि कॉपर जो है ना, उसका रिएक्टिविटी कम है और हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ऐसे कौन कौन से मेटल्स हैं जिसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता? तो देखिए, कुछ मेटल्स हैं जैसे हाइड्रोजन से जो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, वो कौन कौन से हैं? तो प्लैटिनम, गोल्ड, Ag और कॉपर, ये मुख्यतः 4 मेटल जो है ये हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नमक मिलाने से खाद्य पदार्थों का संरक्षण होता है, क्योंकि यह नमक मिला देने से क्या होगा? नमक मिलाने से कोई भी खाद्य पदार्थ ज़्यादा दिन तक सही रहता है और वो खराब नहीं होता, संरक्षण में रहता है। अचार वगैरह भी जब बनाया जाता है तो इसमें नमक अच्छे खासे मात्रा में मिलाया जाता है। या आप देखते होंगे आम वगैरह का जब अचार आपके घर में बनाया जाता है तो कच्चे आम को पहले काट दिया जाता है, फिर उसमें नमक मिलाकर सूखने छोड़ दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? समझिए, नमक क्या करता है? उसकी अम्लता बढ़ा देती है? नहीं, नमक अम्लता नहीं बढ़ाती है, क्योंकि NaCl जो है ये बना है किससे? HCl से और NaOH से। यानी ऐसे बोल सकते हैं कि HCl और NaOH जब आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? NaCl। अब देखिए, HCl क्या है? एक मजबूत यानी प्रबल अम्ल है, और NaOH क्या है? तो मजबूत यानी प्रबल क्षार है। तो प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल का जब रिएक्शन होता है, अभिक्रिया होता है, तो जो सॉल्ट बनता है, जो लवण बनता है, जो सॉल्ट बनता है, ये कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। ना ही ये एसिडिक होगा, ना ही ये बेसिक होगा। इसको अगर पानी में घोलेंगे तो pH 7 वाला सॉल्यूशन प्राप्त होगा। pH जिसका 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, ना ही वो एसिडिक ना ही वो बेसिक। 7 से कम जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एसिडिक, 7 से जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बेसिक होता है, यानी क्षारीय होता है। अम्ल को एसिड बोलते हैं
और क्षार को बेस बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कहा जा रहा है कि नमक मिला देने से उसकी अम्लता बढ़ जाती है। नहीं, अम्लता नहीं बढ़ती है, अम्लता न्यूट्रल मेंटेन रहती है, अम्लता नहीं बढ़ती है। उसे क्षारीय वातावरण देता है, नहीं, ये भी गलत है। क्षारीय वातावरण कैसे देगा, ये तो न्यूट्रल सॉल्ट है ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है। केसों से पानी खींच लेता है, ये मेन आंसर है आपका। केसों से पानी खींच लेता है का मतलब ये हुआ कि कोई भी खराब होने वाला जो फूड आइटम्स होते हैं, चाहे अचार वगैरह हो या और भी कोई हो, उसमें क्या होता है, वाटर जो है वो मेन रोल प्ले करता है। वाटर जो है उसी के प्रेजेंस के कारण कोई भी चीज़ खराब हो जाता है। अचार में अगर पानी रह जाएगा तो वो अचार खराब हो जाएगा। पानी ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडेशन वगैरह में भाग लेता है। तो पानी नहीं होना चाहिए, एकदम डिहाइड्रेटेड होना चाहिए, पानी की अनुपस्थिति होनी चाहिए। तो पानी की अनुपस्थिति होने के लिए हम लोग उसमें नमक मिलाते हैं। नमक मिलाने से क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है, परासरण होता है, और परासरण के कारण पानी जो है बाहर निकल जाता है। जैसा कि आप देखते हैं कि घर में जो आम का अचार बनाया जाता है उसमें क्या किया जाता है कि नमक मिलाकर उसे सूखने छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, परासरण। यहाँ पे क्या होता है, परासरण। परासरण होने से क्या होगा कि अंदर का वाटर मोलिक्यूल जो अणु है जल का वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि बाहर में क्या है, नमक ज़्यादा होने से सांद्रता ज़्यादा है, सांद्रता ज़्यादा होने से क्या होता है, पानी अंदर से बाहर की तरफ निकल जाता है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या इसका रोल है नमक का, तो ये पानी खींच लेता है, पानी बाहर निकाल देता है नमक। यदि पानी के साथ साबुन से झाग कठिनाई से निकलते हैं, झाग अगर कठिनाई से निकल रहा है मतलब वो सॉफ्ट वाटर नहीं है, वो क्या है, हार्ड वाटर है। क्या है, हार्ड वाटर है, कठोर जल है। कठोर जल ही साबुन से क्या करता है, जल्दी झाग उत्पन्न नहीं करता है। इनमें से कौन अकार्बनिक यौगिक है? देखिए यौगिक दो तरह का होता है, एक होता है कार्बनिक और एक होता है अकार्बनिक। कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं इसको समझिए। कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं इसको समझिए। कार्बनिक यौगिक जो होता है इसमें क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा सबसे पहला बात, और जो सजीव हैं उसके द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा पहला बात, सजीव के द्वारा निर्माण होगा दूसरा बात। और तीसरा ये कि इसमें सहसंयोजक बंधन होंगे, सहसंयोजक बंधन हो। ये 3 पॉइंट से आप पकड़ सकते हैं कि कोई कार्बनिक है या अकार्बनिक है। तो कार्बनिक के लिए क्या कंडीशन है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए, सजीव के द्वारा निर्माण इसका होना चाहिए और सहसंयोजक बंधन होना चाहिए। तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि ये कार्बनिक है। अकार्बनिक किसे कहेंगे, जो सहसंयोजक नहीं, जिसमें आयनिक बंधन होना चाहिए। जिसमें कौन सा बंधन होना चाहिए, आयनिक बंधन, आयनिक बॉन्ड होना चाहिए। दूसरा बात कि प्राकृतिक रूप से पाया जाएगा, इस सजीव के द्वारा इसका निर्माण बहुत ही कम होगा, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध। तो जैसे एग्जांपल लीजिए, जैसे इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होना चाहिए, अल्कोहल है, तो अल्कोहल में क्या होता है, CH3 मान लेते हैं इस तरह से, CH3 और यहाँ पे OH मान लेते हैं कोई अल्कोहल है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है तो ये अल्कोहल कार्बनिक होगा। ईस्टर है, क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OR, तो इस R के जगह पे क्या है, अल्काइल ग्रुप CH3 CH2 वगैरह। तो यहाँ पर भी देखिए ये क्या है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। मीथेन देखिए तो CH4, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। अमोनिया में देखिए कि नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड है, तो ये क्या है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इसीलिए क्या होगा, एक अकार्बनिक यौगिक होगा। इनमें से कौन रासायनिक प्रक्रिया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। कौन रासायनिक प्रक्रिया है, प्रक्रियाओं को आपको समझना बहुत जरूरी हो जाता है, उसकी समझ होनी चाहिए। 2 तरह की प्रक्रिया होती है, एक होती है भौतिक प्रक्रिया या भौतिक बदलाव, चेंज, भौतिक परिवर्तन।
एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? भौतिक परिवर्तन ऐसा होता है जो एक तरह का क्या है, टेम्पररी है, टेम्पररी है, कुछ समय के लिए इसका निर्माण हो रहा है। और एक नए पदार्थ का निर्माण नहीं होना, एक नए पदार्थ का निर्माण नहीं होना। अगर एक कोई नया चीज नहीं बन रहा है तब वो क्या है, भौतिक परिवर्तन। और ये कैसा होता है, तो रिवर्सेबल। रिवर्सेबल कहने का मतलब अगर ए से बी बन गया तो ये संभव है पूरी तरह कि बी से ए का भी निर्माण हो सकता है। अगर तापमान, दबाव या कुछ भी इस तरह से चेंज करें और ए से बी बना और बी से भी ए बन सकता है, तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। अगर रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो इसमें क्या होता है, तो ये एक तरह का परमानेंट चेंज है, ये अस्थायी रूप से होता है। जनरली बोल रहे हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है और इसमें क्या होता है कि फिजिकल चेंज में, भौतिक परिवर्तन में, कि एक नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, मतलब बस रूप चेंज होता है, रूप परिवर्तन होता है। क्या होता है, रूप परिवर्तन होता है। और ये जनरली क्या होता है, इरिवर्सेबल। इरिवर्सेबल कहने का मतलब जिसे हम लोग पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। ए से बी बन गया तो बस बन गया। अब आप कहेंगे कि बी से ए बनाया जाए तो यह संभव नहीं है। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो बताइए, दूध से आइसक्रीम बनना क्या है? तो दूध से आइसक्रीम बनने की बात जहां तक है, दूध को फ्रीज कर दीजिए, आइसक्रीम बन जाएगा, वो जम जाएगा। दूध से दही बनना, दूध में आप दही डाल देते हैं, वो दही बन जाता है। समझिए, पहले दही से घी निकालना, दूध से मक्खन निकालना, तो इन चारों को अगर गौर से देखें तो एक पॉइंट निकल कर आता है कि दही से घी निकालना क्या है। तो दही में तो ऑलरेडी घी था, सिर्फ हम लोगों ने क्या किया, उसे अलग अलग विधि के द्वारा वहां से निकाल लिया। दूध में मक्खन था, कोई विधि द्वारा वहां से निकाल लिए, पहले से भी मक्खन था और जब निकाल लिए हैं तो अलग से जो मिला वो मक्खन है, अलग दूध है। मतलब ये प्रोसेस है सेपरेट करने का, ये मिश्रण को अलग करने का मेथड है। अब ये दोनों के बारे में सोचते हैं। दूध से दही बनना, ये जब दूध से दही बना लेंगे तो दही से दूध बनाना संभव नहीं है, इसलिए क्या है, रासायनिक प्रक्रिया। दूध से आइसक्रीम बनाना, दूध को फ्रीज कर देंगे, कम तापमान पर जमा देंगे तो वो आइसक्रीम बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर से कोई नए सब्सटेंस का निर्माण नहीं हुआ, अभी भी दूध ही है। तो यहाँ पे दूध से दही बनना जो है वो एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध से आइसक्रीम बनना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यह एक भौतिक परिवर्तन है। आप जब चाहेंगे आइसक्रीम जब जम जाएगा, फ्रीज कर जाएगा आइसक्रीम, तो फिर उसे आप गर्म कर देंगे तो फिर से आपको दूध ही मिलेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। इनमें से कौन कांच का महत्वपूर्ण घटक है? कांच में मुख्यतः जो होता है ना, SiO2 होता है, सिलिका होता है। कांच में मुख्यतः क्या होता है, SiO2, सिलिका। तो SiO2 जो है वो कांच का मुख्य घटक है। और जो कांच होता है ये एक सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, सुपर कूल्ड लिक्विड। इसको हिंदी में बोलेंगे अति शीतित द्रव, बहुत ठंडा किया हुआ एक द्रव है। ये फ्लो करता है, ये क्या करता है, फ्लो करता है। इसमें बहने की प्रवृत्ति होती है, इसीलिए इसको झूठा सॉलिड भी कहा जाता है झूठा सॉलिड, झूठा ठोस। मतलब ये सच में ठोस नहीं है, ये झूठा ठोस है। ग्लास, आप पुराने बिल्डिंग के, पुराने मकान के खिड़कियों में जो लगे शीशे होते हैं, कांच होते हैं, उस कांच को देखें तो ऊपर पतला हो जाता है और नीचे मोटा रहता है। गर्मी के दिनों में वो कांच जो है फ्लो करता है, फ्लो करने के कारण निचला जो बेस होता है, आधार, वो मोटा हो जाता है और ऊपरी भाग क्या होता है, पतला हो जाता है। इसलिए यहाँ पे कौन सा होगा, SiO2। इनमें से कौन सा रजत लवण फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? तो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले AgBr है। AgBr जो है वो बहुत ही लाइट सेंसिटिव होता है, लाइट के प्रति ये बहुत रिएक्टिव होता है, इसलिए ये क्या होता है, फोटो यूज होता है रजत लवण फोटोग्राफी में। निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है? कौन सा कोलाइड नहीं है? धुआं, क्लोरोफॉर्म, दूध,
और रूबी ग्लास। तो इन सब में अगर देखें तो क्लोरोफॉर्म एक कंपाउंड है, ये कोलाइड नहीं है। जबकि धुआं क्या है, धुआं एक ऐसा कोलाइड है जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं कार्बन के वो डिस्पर्स होते हैं, फैले हुए होते हैं किस में, तो एयर में यानी हवा में। दूध भी कोलाइड है जिसमें फैट होता है लिक्विड में। तो इस तरह से ग्लास जो है इसमें भी क्या है, तो दो मीडियम होते हैं, इसमें भी दो मीडियम होते हैं, कलर डिस्पर्स्ड होते हैं और एयर फैले हुए होते हैं सॉलिड में। लेकिन क्लोरोफॉर्म जो है ये एक तरह का प्योर कंपोनेंट है, इसमें कोई चीज़ दूसरी चीज़ में मिक्सअप नहीं है, इसीलिए ये क्या होगा, एक कोलाइड नहीं होगा। गामा रे मूलतः होता है, गामा रे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, एक फोटॉन है। तो ध्यान दीजिए गामा रे जो है वो एक एनर्जी का फॉर्म है। गामा रे में कोई पार्टिकल नहीं होता, वो बस एक एनर्जी है। ये क्या है, एक विद्युत चुंबकीय किरण है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका होता है, कॉस्मिक रे का। कॉस्मिक रे का सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है, उसके बाद होता है गामा रे का, उसके बाद होता है एक्स रे का, उसके बाद होता है अल्ट्रावायलेट रे का, उसके बाद होता है दृश्य किरण जो विजुअल रे होते हैं। सॉरी, उसके बाद होता है इंफ्रारेड का, उसके बाद होता है माइक्रोवेव का, उसके बाद होता है रेडियो वेव का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें, ये उल्टा दे दिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जितने भी आपके सामने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लिखे गए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो एनर्जी कंटेंट है, ऊर्जा, वो किस में होता है, तो कॉस्मिक रे में, उसके बाद गामा रे में। तो गामा रे जो है वो एक सेकेंड हाईएस्ट ऊर्जा वाला क्या है, एक विद्युत चुंबकीय किरण है। और इसमें जो पार्टिकल्स होंगे छोटे छोटे, उस पार्टिकल को क्या बोलते हैं, फोटोन। और फोटोन ही तो है पॉकेट ऑफ एनर्जी, यही तो है पॉकेट ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी के छोटे छोटे क्या होते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ऐसे लिखिए, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। इसमें छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं किस चीज़ के, तो एनर्जी के, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, फोटोन। तो ऊर्जा के रूप में ही फोटोन होता है और इसमें कोई पार्टिकल नहीं होता है। गामा रे का कोई मास नहीं है, फोटोन का कोई मास नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, कांच है एक प्रकार का, अभी जैसा कि मैं डिस्कस कर रहा था, कांच एक प्रकार का क्या है, अति शीतित द्रव, बिल्कुल सही है। क्रिस्टल नहीं है, क्रिस्टल नहीं है। ये एक पॉलीमर यानी बहुलक भी ये नहीं है, धातु नहीं है। ये क्या है, कांच एक अति शीतित द्रव है यानी सुपर कूल्ड लिक्विड है। ये एक झूठा ठोस है, सूडो सॉलिड इसे बोलते हैं। पदार्थ का घनत्व अधिकतम होता है नाभिक में, अणु में, परमाणु में और क्रिस्टल में। तो ध्यान दीजिए, सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है, घनत्व जो है, वो नाभिक का होता है। नाभिक कहने का मतलब परमाणु का नाभिक, नाभिक कहने का मतलब क्या होता है, परमाणु का नाभिक, परमाणु का। तो परमाणु का नाभिक जो होता है उसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है घनत्व, तो होता है 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब के ऑर्डर में। सोचिए, बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा होता है इसका डेंसिटी कि इसका मास बहुत ज़्यादा होता है। इसमें हाई ग्रेविटेशनल पावर होता है, इतना ज़्यादा होता है। ब्लैक होल की घटना जो है इसी से रिलेटेड है। न्यूट्रॉन स्टार का जो निर्माण होता है उसमें यही न्यूक्लियस होता है, जिसके कारण उसका मास बहुत ही ज़्यादा होता है, ग्रेविटेशनल पावर बहुत ही ज़्यादा होता है, बड़े बड़े स्टार्स को निगल जाता है। तो ये सब रीज़न इसी के कारण है क्योंकि उसका डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु में नहीं होता, परमाणु में क्या नहीं होता, तो आप जनरली देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों होता है। न्यूट्रिनो के बारे में बोले तो ये नहीं होता, डायरेक्टली ये नहीं होता। ये भी होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन जब होता है तब ये निकलता है। जैसा कि आप जानते हैं इन जनरल कि
मोटे तौर पे देखा जाए तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है नाभिक में, परमाणु के नाभिक में होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों तरफ कक्षा में घूमते रहता है। तो डायरेक्टली अगर एक नज़र में देखा जाए तो कहेंगे कि न्यूट्रिनो नहीं होता है, लेकिन होता है वो केमिकल रिएक्शन जब होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन जब होता है, रेडियो एक्टिविटी, तो उस दौरान ये इसका निर्माण होता है और ये निकलता है। तो डायरेक्टली देखा जाए तो न्यूट्रिनो नहीं होता है, ऐसे लिख सकते हैं। कोयला का अपूर्ण दहन से उत्पन्न होता है। जब कोयले का आप अपूर्ण दहन करें, अपूर्ण दहन मतलब क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन। अपूर्ण दहन का मतलब होता है हवा या ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई में। जब आप कार्बन को जलाते हैं, कार्बन सॉलिड को जलाते हैं O2 गैस के प्रेजेंस में, तो जब ये CO2 देता है और प्लस एनर्जी, क्या देता है, ऊर्जा 1। और जब कार्बन को सॉलिड को जब जलाते हैं O2 गैस के प्रेजेंस में, लेकिन ये क्या है, ये एक्सेस में O2 है, ये क्या है, एक्सेस में O2 ऊपर वाले केस में, तो देता है CO2। और जब एक्सेस नहीं रहेगा, लिमिटेड मात्रा अगर ऑक्सीजन गैस की सप्लाई की जाएगी, तो तब कार्बन जल के क्या देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और यहाँ पे क्या दे रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और प्लस क्या देगा, ऊर्जा देगा। कोयला जलेगा तो ऊर्जा देगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये ऊर्जा 1, ये ऊर्जा 2, तो ऊर्जा जो देगा 1 में और ऊर्जा जो देगा दूसरे केस में 2 में, उसमें पहले केस में ज़्यादा ऊर्जा देगा। क्यों, क्योंकि पूरी तरह से जल रहा है, कंप्लीट कंबशन। तो कंप्लीट कंबशन जब होता है कार्बन का, तो CO2 गैस रिलीज होता है और ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऊर्जा रिलीज होती है, ऊर्जा की ज़्यादा उष्मा की ज़्यादा मात्रा रिलीज होती है। जबकि कार्बन को अगर लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो जो ऊर्जा मिलता है वो कम मिलता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो अपूर्ण दहन, ये क्या हो रहा है, पूर्ण दहन, ऊपर वाला केस क्या है, पूर्ण दहन, और नीचे वाला क्या केस क्या है, तो अपूर्ण दहन। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखें कि अपूर्ण दहन जब होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और कम मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा निष्कासित होगी, जबकि पूर्ण दहन में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और ज़्यादा ऊर्जा निष्कासित होगी। एक्स किरणों की खोज किसने की थी, रॉन्टजन साहब ने की थी। ये एक्स किरण कब बनता है, जब कैथोड रे टकराता है किससे, कैथोड रे टकराता है किससे, तो मेटल से। तो क्या निकलता है, एक्स रे। ये बात ध्यान रखिएगा। हाई स्पीड में कैथोड रे जब टकराता है किससे, मेटल से ऑफ हाई एटॉमिक नंबर, जिसका कि जेड बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तब बनता है क्या, एक्स रे। रेयॉन रेसा है, रेयॉन कैसा रेसा है, ये बात ध्यान दीजिए। रेयॉन जो है ये लिग्निन है, लिग्नोसेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है या सेलुलोज है। तो ध्यान दीजिए, रेसा जो है ना एक तरह का सेलुलोज ही है। होता क्या है, रेसा पूरी तरह से, रेयॉन की बात कर रहे हैं, रेयॉन जो है पूरी तरह से एक आर्टिफिशियल कृत्रिम रेशा नहीं है। इसको कॉटन या वुड पल्प, या वुड पल्प कहने का मतलब पौधे के भाग से इसको प्राप्त किया जाता है। तो पौधा का भाग हो या फिर रेशा हो, ये सब सेलुलोज ही है। तो ये सेमी सिंथेटिक होता है, न पूरी तरह से प्राकृतिक है और न पूरी तरह से कृत्रिम है। अम्ल के साथ खनिजों की अभिक्रिया से बनता है। अम्ल कोई एसिड है, मान लेते हैं कोई एसिड है HCl मान लेते हैं, और इसके साथ कोई खनिज है। खनिज में क्या होता है, जनरली मेटल्स होते हैं। तो मान लेते हैं कि ये एसिड इस मेटल से रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बनाएगा, तो सॉल्ट बनाएगा। क्यों बनाएगा सॉल्ट भाई, क्योंकि जो मेटल जो होते हैं ये क्षारीय होते हैं। खनिज के ऑक्साइड वगैरह जो होगा वो कैसा होगा, क्षारीय। और ये है क्या, तो अम्ल। तो अम्ल और क्षार मिलके क्या बनाता है, तो ये लवण बनाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ये
कोई भी मिनरल ले लीजिए, मान लेते हैं आप FeO ले लीजिए या कोई मेटल ही आप ले लीजिए, जैसे Fe ही ले लीजिए, मैग्नीशियम ही ले लीजिए, अकेला मेटल या मेटल ऑक्साइड कुछ भी रहेगा, है तो मेटल उसमें, तो मेटल भी एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है। सिंपली आप यही समझिए। इथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है। इथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए, इथाइल में 2 कार्बन होगा, इथाइल में 2 कार्बन होगा, CH3 CH2OH। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? C2H6O, C2H6O, तो C2H5OH, तो यही होगा ऑप्शन नंबर बी, C2H5OH यही हुआ। इसको ऐसे भी लिखते हैं C2H5OH। सुक्रोज है। सुक्रोज क्या है स्टूडेंट? सुक्रोज एक कार्बोहाइड्रेट है और जब ये टूटता है तो 2 तरह के मोनोसेकेराइड प्रोड्यूस करता है। तो सुक्रोज 2 तरह का मोनोसेकेराइड देता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डाइसेकेराइड। C12H22O11 जब इसको वाटर में घोलते हैं तो ये क्या देता है? 2 मोनोसेकेराइड देता है। और देखिए, मोनोसेकेराइड किसे कहते हैं? जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल होता है कार्बोहाइड्रेट में, जिसको पानी में डालने से वो और छोटा नहीं हो सकता, उसे क्या बोलते हैं? मोनोसेकेराइड। तो C12H22O11 जो है ये एक डाइसेकेराइड है। क्या है? डाइसेकेराइड। और डाइसेकेराइड टूटता है तो 2 चीज देता है, C6H12O6 जिसको बोलते हैं ग्लूकोज, और प्लस क्या देता है? C6H12O6 जिसको बोलते हैं फ्रुक्टोज। और ये सबसे स्वीटेस्ट शुगर है। ये सबसे क्या है? स्वीटेस्ट शुगर है। सबसे ज़्यादा मीठा यही लगता है, फ्रुक्टोज। आप कहेंगे कि सर शायद आपसे गलती हो गई लिखने में, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला आपने सेम ही लिखा है। स्टूडेंट्स, गलती नहीं हुई, आप समझिए, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है और दोनों का जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो अलग अलग होता है, इसलिए दोनों अलग कंपाउंड है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ये लाइट को, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी एक ऐसा चीज़ होता है जिसमें कोई भी कंपाउंड से जब रे ऑफ लाइट पास करते हैं, जो पोलराइज लाइट होता है, तो क्या होता है कि जब कोई रे ऑफ लाइट पास करते हैं कोई कंपाउंड से, तो वो लाइट या तो दाएं मुड़ जाता है या बाएं मुड़ जाता है। तो इस तरह से ये दोनों का ऑप्टिकल एक्टिविटी अलग होता है, एक दाएं मोड़ने वाला होता है लाइट को, एक बाएं मोड़ने वाला। उस आधार पे इसको अलग अलग नाम दिया गया, एक ग्लूकोज है और एक क्या है? फ्रुक्टोज है। तो क्या सुक्रोज क्या है? सुक्रोज एक डाइसेकेराइड। सुक्रोज किसे कहते हैं? जो हम लोग दैनिक जीवन में चीनी जिसको बोलते हैं ना, दैनिक जीवन में जिसे हम लोग चीनी बोलते हैं, वही सुक्रोज होता है। ये 2 चीज में टूटता है, किसमें? ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया से निकलते हैं, क्या निकलते हैं? तो सिंपली आप तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन गैस निकलता है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थे जे थॉमसन। इन्होंने बताया था इस पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इसका द्रव्यमान कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg, यानी ग्राम में लिखेंगे तो 9.1 × 10⁻28 ग्राम। तो मेरे कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो इतना होगा। कूलम जो है वो चार्ज का ऐसा यूनिट होता है आवेश नापने का, और द्रव्यमान जो है इसका इतना होता है। और इतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होता है। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? प्लस में होता है बस, +1.6 × 10⁻19 कूलम। और इसके बारे में कौन बताए थे शुरू? तो सबसे पहली बार बताए थे गोल्डस्टीन, और बाद में बताया इसी के बारे में डिटेल्स में रदरफोर्ड साहब। ठीक है, तो इस तरह से आपसे पूछा जाता है। निम्न धातुओं में कौन सी धातु तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती? यही क्वेश्चन वहाँ पे मैं बता रहा था कि कौन सा यहाँ पे धातु होगा जो एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा। स्टूडेंट्स, वही मेटल एसिड से रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन गैस देता है जिसका रिएक्टिविटी, जिसका प्रतिक्रियाशीलता जो होता है, अभिक्रियाशीलता,
वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है। जैसे प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब जो है एसिड से रिएक्शन नहीं करता है, और ना ही करेगा तो ना ही हाइड्रोजन देगा। तो यहाँ पे एल्युमिनियम करेगा, लोहा, जस्ता और तांबा। तो ध्यान दीजिए तांबा नहीं करेगा। लौह की चादर पर जिंक चढ़ाने की क्रिया कहलाती है डीरस्टिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वल्कनाइजेशन और गैल्वेनाइजेशन। तो ध्यान दीजिए ये कौन सा मेथड होता है, गैल्वेनाइजेशन, जिसमें क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये लोहे का बना हुआ है। अब होगा क्या कि लोहे का है तो आप देखते हैं कोई भी लोहा का चीज़ होता है उसे हम लोग पेंट कर देते हैं। पेंट करने का उद्देश्य क्या होता है, ऐसा नहीं कि वो अच्छा दिखे। पेंट करने का उद्देश्य ये होता है कि ये वायुमंडल के नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आए तो इसमें जंग नहीं लगेगा, ऐसा उद्देश्य होता है। तो इसके ऊपर हम लोग पेंट कर देते हैं, लेकिन पेंट भी कुछ दिन में उखड़ जाता है, उखड़ जाके फिर वो जंग लग जाता है, रिएक्शन हो जाता है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जिंक लिया। कौन सा मेटल लिया, जिंक मेटल, जिसको बोलते हैं जस्ता। जिंक को हमने गर्म किया और ये लिक्विड जिंक बन गया। क्या बन गया, लिक्विड जिंक। ये तरल जस्ता बन गया। और तरल जस्ते में हम लोगों ने क्या किया, इस पेन को डुबा दिया। जैसे ही इस पेन को डुबा देंगे इसके सरफेस पे क्या चिपक जाएगा, जिंक। और अब रस्टिंग ऑफ आयरन, जो पहले जंग लग जा रहा था वो नहीं होगा। तो इस मेथड को गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। वल्कनाइजेशन क्या होता है, वल्कनाइजेशन में हम लोग गंधक के साथ रबर को हीट करते हैं। गंधक के साथ प्राकृतिक रबर को हीट करते हैं। तो प्राकृतिक रबर को जब गंधक के साथ हीट करेंगे तो कठोरता आ जाती है रबर में। रबर में क्या आ जाती है, कठोरता और मजबूती आ जाती है। तो इस प्रोसेस को वल्कनाइजेशन कहते हैं। और ये काम हम लोग करते हैं लगभग 150 से 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा मेटल डिपॉजिट करते हैं। कोई भी धातु का परत चढ़ाते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा, विद्युत अपघटन के द्वारा। जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं कहलाता है कठोर जल। कठोर जल किसे कहते हैं, जिसमें मैग्नीशियम का और कैल्शियम का सल्फेट हो या क्लोराइड हो। सल्फेट हो या क्लोराइड हो, मतलब या तो MgSO4 होगा या MgCl2 होगा। इसी तरह से कैल्शियम का सल्फेट होगा CaSO4 या CaCl2। भारी जल अलग होता है। भारी जल किसे बोलते हैं, D2O को। मृदु जल किसे कहते हैं, जिसे हम लोग पीते हैं पानी, H2O को। लवणीय जल किसे कहेंगे, जो जब हम लोग सेलाइन वाटर, जब हम लोग नमक घोल देंगे मृदु जल में तो उसे कहते हैं। एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूपों को कहते हैं, क्या कहते हैं, एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न रूपों को कहते हैं, प्रारूप को हम लोग उसे अपरूप कहते हैं, उसे हम लोग एलोट्रॉप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अनुरूप लिया है। अनुरूप कोई चीज़ नहीं होता, ऋण आयन धनायन तो होता नहीं। ये समस्थानिक कह सकते हैं आप, क्योंकि एक ही एलिमेंट का अलग अलग जब रूप होगा तो उसे समस्थानिक कह सकते हैं, क्योंकि अनुरूप यहाँ पे नहीं है। अगर एलोट्रॉप रहता तो एलोट्रॉप हम लोग आंसर दे सकते थे, पर यहाँ पे है नहीं तो हम लोग एलोट्रॉप बोल सकते थे। अगर रहता तो हम लोग क्या बोलते, एलोट्रॉप रहता तो वो आंसर हो सकता था। एलोट्रॉप मतलब अपरूप। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता पता लगाया जा सकता है परमाणु भार से, नहीं, परमाणु नंबर से, तुल्यांक भार से या संयोजकता से। तो ध्यान दीजिए संयोजकता से ही पता चलेगा कि कैसे कोई एलिमेंट दूसरे से रिएक्ट कर रहा है और बॉन्ड बना रहा है। नहीं समझे आप, जैसे ऐसे समझिए, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका संयोजकता कितना हुआ, तो इसका संयोजकता हुआ 2। और हाइड्रोजन की बात करें या फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका संयोजकता कितना हुआ, तो 1। तो कैसे बॉन्ड बनाएगा, तो ऑक्सीजन का संयोजकता 2, फ्लोरीन का 1, तो कैसे बनाएगा, O का 1 और F का 2, तो OF2 या F2O, ऐसे बनाएगा।
तो कैसे बॉन्ड बना रहा है ये किस बात से पता चलता है? संयोजकता से। इसका कितना एटॉमिक नंबर था, कितना इसका परमाणु संख्या था या परमाणु भार था, तुल्यांक भार था, वो हमें पता नहीं, पर क्या कंपाउंड बनेगा, यौगिक क्या बनेगा, वो पता चल गया। नहाने व कपड़े धोने के साबुन होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट व सोडियम कार्बोनेट का मिश्रण नहीं, उच्च वसा वाले अम्लों का सोडियम अथवा पोटेशियम लवण। बिल्कुल सही। जो भी होता है ना वो क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ माइनस और एन ए प्लस, या आर सी डबल बॉन्ड ओ माइनस या के प्लस। तो ये जो होता है ना ये एन ए प्लस और के प्लस के फॉर्म में, ये क्या है, फैटी एसिड। फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं। तो यही हमारा बी ऑप्शन होगा, उच्च वसा वाले अम्लों का, यानी फैटी एसिड बोल रहा है ये। उच्च वसा वाले कहने का मतलब क्या बोल रहा है, फैटी एसिड। फैटी एसिड किसे बोलते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो कहीं पे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ना दे के फैटी एसिड दे दे तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। निम्न में कौन सा ऑक्साइड जल में घोलने पर अम्लीय विलयन देगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, जब भी अधातु का ऑक्साइड होगा, जब भी अधातु का ऑक्साइड होगा, अधातु का ऑक्साइड होगा तो ये जल के साथ मिलकर अम्ल देगा। और जब धातु का ऑक्साइड होगा, धातु का जब ऑक्साइड होगा तो ये जल के साथ मिलकर क्या देगा, तो क्षार देगा, ये बेस देगा और ये क्या देगा, एसिड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड है ना, तो Na2O को जब H2O में घोलेंगे ना तो ये देगा पता है क्या, NaOH, जो कि बेस है क्योंकि मेटल का ऑक्साइड है। और कार्बन डाइऑक्साइड को जब H2O में घोलेंगे ना तो क्या देगा, H2CO3, कार्बोनिक एसिड। क्या देगा, कार्बोनिक एसिड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा जो आंसर होगा वो बी होगा। आप कहेंगे सर एक बात बताइए, कार्बन मोनोऑक्साइड भी तो अधातु का ऑक्साइड है और नाइट्रस ऑक्साइड, तो ये दोनों वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है और ये दोनों वाटर के साथ रिएक्शन करके अम्ल नहीं बनाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। द्रवों के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? ये प्रैक्टिकली दबाव विहीन होते हैं, इनका एक निश्चित आकार होता है, इनका एक निश्चित आयतन होता है, इनका एक नियत वाष्पांक होता है। देखिए, सत्य नहीं है ये पूछा जा रहा है। ये प्रैक्टिकली दबाव विहीन होते हैं। जिस कंटेनर में रखेंगे वेट के वजह से तो प्रेशर लगेगा वो ठीक है, लेकिन ये और सिस्टम प्रेशर नहीं लगाता है। इनका एक निश्चित आकार होता है। ये गलत लिखा हुआ है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है। पानी को जिस बर्तन में आप रखेंगे ये उसी का आकार ले लेता है, इसलिए इसका आकार फिक्स नहीं होता है। पेट्रोलियम गैस होती है, पेट्रोलियम गैस क्या होता है? तो पेट्रोलियम गैस जो होता है इसमें मुख्यतः, पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः दो चीज होता है, एक होता है ब्यूटेन और एक होता है क्या, प्रोपेन। दोनों होता है, पर मुख्य तौर पे अगर देखा जाए तो ब्यूटेन होगा। अगर नेचुरल गैस की बात करें, नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस में क्या होता है मुख्य तौर पे, तो मीथेन होता है। अगर बायोगैस की बात किया जाए तो बायोगैस में भी क्या होता है, मीथेन होता है। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना होगा। रेडियोधर्मिता की खोज निम्नलिखित में से किसने की? तो अल्बर्ट आइंस्टीन, थॉमस अल्वा एडिसन, क्यूरी या फिर हेनरी बेक्यूरेल। तो बेक्यूरेल साहब ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, अनस्टेबल नाभिक जो होता है, अस्थाई नाभि, वो क्या होता है, तो टूटकर एक स्टेबल न्यूक्लियस का निर्माण करता है, स्टेबल नाभिक का निर्माण करता है। और इसके दौरान वो कुछ किरण भी निष्कासित करता है, जिस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो सक्रियता। एक तत्व के समस्थानिक में, समस्थानिक किसे बोला जा रहा है, आइसोटोप को। तो समस्थानिक में, एक तत्व के समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है, प्रोटॉन की संख्या समान होती है। देखिए समस्थानिक किसे कहते हैं, तो समस्थानिक में प्रोटॉन का संख्या बराबर होता है, जैसे कार्बन 12 और कार्बन 14, इसको समझते हैं। ये दोनों क्या है,
कार्बन का समस्थानिक है, तो इसका जेड कितना है, एटॉमिक नंबर 6, प्रोटॉन कितने होंगे 6, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6, न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो 12 माइनस 6 तो 6। इसमें देखिए एटॉमिक नंबर कितना है, परमाणु संख्या 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अगर न्यूट्रॉन की संख्या की बात करें तो 14 माइनस 6 तो कितना होगा 8। अब एक बात बताइए, ये दोनों समस्थानिक है तो क्या न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, लिखा हुआ है न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, तो न्यूट्रॉन यहाँ पर 6 है यहाँ 8 है, तो बिल्कुल सही है, एक तत्व के समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है नहीं, प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है, प्रोटॉन यहाँ पर 6 है, यहाँ भी प्रोटॉन 6 है, प्रोटॉन की संख्या समान होती है, ये स्टेटमेंट भी सही है। यहाँ पे क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स सही है। याद रखिएगा, आइसोटोप्स जो होता है, जो समस्थानिक होता है, उसमें भिन्न संख्या होती है न्यूट्रॉन की, जबकि प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर। प्रोटॉन की संख्या इसलिए बराबर होती है कि दोनों का परमाणु संख्या बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से निर्मित होता है, सीसा, जल, रेत और हीरा। यहाँ पे सीसा नहीं, ये कांच लिखा हुआ है, ये क्या है, कांच। देखिए यहाँ पे देखा जाए तो कांच, रेत, जल और हीरा, तो एक ही तत्व से कौन बना है, कांच किस चीज से बना हुआ है, कांच SiO2 से बना है, जल किस चीज से बना है, H2O से बना है, रेत किस से बना है, तो SiO2 मेन कंस्टिट्यूएंट है, हीरा किस चीज से बना है, सिर्फ कार्बन से। तो सब में देखिए दो दो एलिमेंट है और इसमें क्या है, एक ही एलिमेंट। हीरा में क्या होता है, कार्बन, एक कार्बन 4 अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है और ये कार्बन फिर 4 से जुड़ा होता है। इसी तरह से पूरा एक विशाल ठोस का निर्माण करता है। यह है हीरा। तो हीरा में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होते हैं, कार्बन के। निम्न में कौन सबसे लचकदार होता है, सबसे ज़्यादा इलास्टिक कौन है, तो इसमें रबर, सीसा, मैग्नीशियम या सिल्वर। सिल्वर सबसे ज़्यादा क्या होता है, लचकदार होता है। रबर देखने में लगता है बट सबसे ज़्यादा रबर जो लचकदार होता है वो क्या होता है, सिल्वर। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण पद्धति का उपयोग निम्न के आयु निर्धारण के लिए किया जाता है। रेडियो कार्बन, आप अभी देखें कार्बन 14, तो यही कार्बन 14 का यूज़ के बारे में पूछ रहा है कि ये किसका उम्र निकालता है, तो ये जीवाश्मों का उम्र निर्धारित करने में काफ़ी मददगार होता है। ये रेडियो सक्रियता के आधार पर ऐसा होता है, रेडियो सक्रियता के कैलकुलेशन के आधार पर होता है। तो जीवाश्म, चट्टान, उपरिलिखित सभी या भवन, नहीं, तो इसमें जीवाश्म होगा। सिर्फ जीवाश्म, कोई भी लिविंग थिंग जो पहले था अगर वो मृत हो गया तो उसका उम्र निर्धारित करने के लिए हम लोग कार्बन 14 पद्धति का उपयोग करते हैं। जंगरोधी इस्पात का निर्माण निम्न धातु में लोहा मिलाकर किया जाता है। स्टूडेंट्स, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है, तो आयरन, लोहे होते हैं, क्रोमियम होते हैं और निकेल मुख्य तौर पे। तो इन तीनों में देखा जाए तो लोहा के साथ यहाँ ऑप्शन क्या दिया है, तो निकेल दिया है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे कि निकेल जो है वो आयरन के बाद उसमें मिक्स किया जाता है, आयरन, क्रोमियम और निकेल। और भी कार्बन भी कुछ अमाउंट में होता है, क्योंकि स्टील है इसलिए स्टील में तो कार्बन रहेगा ही, फिर तो अकेला रहेगा नहीं, तो कार्बन रहेगा, बट यहाँ पे जो दिया है ऑप्शन उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम है, कॉस्टिक सोडा किसे कहते हैं, NaOH को। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कहाँ लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ए नंबर में ही है। इसे बोलते हैं क्या, कॉस्टिक सोडा। दिन के समय वृक्ष निम्नलिखित गैस का उत्सर्जन करते हैं। दिन में वृक्ष जो है वो ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन करता है, जबकि रात में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इथिलीन है, इथीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है इस तरह से, ये
तो ये क्या है, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसलिए संतृप्त नहीं है, ये क्या है, अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड को हम लोग क्या लिखते हैं, असंतृप्त। अनसेचुरेटेड को हम लोग क्या लिखते हैं, असंतृप्त। तो यहाँ पे असंतृप्त कहाँ है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं, अल्कीन। अल्कीन को ही असंतृप्त लिखा जाता है, अल्कीन को ही क्या लिखा जाता है, असंतृप्त, यानी अल्कीन है ये। अल्केन किसे कहेंगे, अल्केन उसे कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो। अल्कीन किसे कहेंगे, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो। और अल्काइन किसे कहेंगे, जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो। देखते हैं नेक्स्ट, साबुन होता है। साबुन क्या है, जैसा कि आपने भी देखा, ये क्या होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का बहुत बड़ा मोलिक्यूल होगा, उसमें एसिड के साथ क्या होगा, सोडियम आयन, H+ नहीं रहेगा, Na+ रहेगा। नहीं समझे आप, जैसे देखिए, जैसे ये है CH3 CH2 CH2 इसी तरह से रहेगा, और उसके बाद लास्ट में रहेगा C डबल बॉन्ड हो O- और Na+। तो इस तरह का होता है। यहाँ पे सोडियम के जगह पे पोटेशियम भी हो सकता है, तो दोनों होता है। तो साबुन होता है सोडियम एवं पोटेशियम लवण का बसा अम्ल, यानी फैटी एसिड, यही लिखा। उच्च बसा अम्ल का एस्टर नहीं, बसा अम्लों का ग्लिसराइड नहीं, या फिर हाइड्राइड, ऐसा नहीं है। ये क्या है, बसा अम्ल का क्या होता है, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट लवण। निम्न इनमें से कौन कोलाइड नहीं है, कौन कोलाइड नहीं है, दूध। दूध एक कोलाइड है, यानी आंसर नहीं होगा। आइसक्रीम, खून, शहद। आइसक्रीम भी एक कोलाइड है, इसमें भी क्या होते हैं, एक मीडियम दूसरे मीडियम में इन्फ्यूज किया हुआ रहता है, मिलाया हुआ रहता है। देखिए कोलाइड किससे कहते हैं, कोलाइड वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, विषमांगी मिश्रण है, जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में डिस्पर्स्ड होता है, मिक्सअप होता है, बस नॉन यूनिफॉर्मली क्या होगा, मिक्स रहेगा। वो अच्छे तरह से डिजॉल्व नहीं होगा, उसका पार्टिकल का साइज बड़ा ही रहता है, उसमें जो पदार्थ के कण होते हैं उसका साइज बड़ा होता है। तो खून देखिए तो एक कोलाइड है, दूध भी कोलाइड है। दूध में देखते हैं आप, पानी में थोड़ा सा दूध डालिए तो देखेंगे कि दूध का छोटा छोटा पार्टिकल जो है वो आपको विजिबल होगा। आइसक्रीम भी कोलाइड है। शहद यहाँ पे हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, इसलिए कोलाइड नहीं होगा। लेड पेंसिल में लेड है, लेड क्या होता है, तो लेड पेंसिल में लेड जो है वो ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट कार्बन का ही क्या है, एक एलोट्रॉप है। ग्रेफाइट में कार्बन के 6 एटम, 6 परमाणु जो है मिलकर एक रिंग बनाता है, और एक कार्बन 3 कार्बन से बंधा होता है। एक कार्बन कितना कार्बन से बंधा होता है, 3 कार्बन से, और प्रत्येक कार्बन के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है जो विद्युत संचालन का काम करता है। ठीक है, इसीलिए ग्रेफाइट जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर शो करता है, ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट को। इसके नीचे भी एक लेयर होगा, इसी तरह से लेयर वाइज होता है। लेयर वाइज होने के कारण ये सॉफ्ट होता है, क्योंकि लेयर वाइज होता है जब, तो इसके बीच लगने वाला फोर्स वंडरवाल फोर्स होता है, जो बहुत ही कमज़ोर फोर्स है, इसीलिए ये सॉफ्ट होता है। क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 ये दोनों क्या हैं, तो भाई ये क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, इसमें पूछने वाली क्या बात है, ये जो है क्या है, आइसोटोप। ये क्या है, आइसोटोप। आइसोटोप को क्या बोलते हैं, समस्थानिक। निम्न में से कौन सी ज्योतिहीन है, कौन सी ज्योतिहीन कहने का मतलब जो लाइट इमिट नहीं कर रहा है। सूर्य तो लाइट इमिट कर रहा है, मोमबत्ती की लौ लाइट इमिट कर रहा है, बिजली बत्ती लाइट इमिट कर रहा है, लेकिन चांद का अपना लाइट नहीं है, यानी ये आंसर होगा। चांद जो है अपने लाइट से नहीं चमकता है, बल्कि सन का लाइट उस पर पड़ने के कारण वो है चमकता है, इसलिए। पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन एक एंजाइम है जो क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। प्रोटीन को किस में बदलता है, पेप्टाइड में। कौन, तो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है, तो ये होगा। स्टार्च को शक्कर में नहीं, ये अमाइलेज बदलता है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, प्रोटीन को पेप्टाइड में, पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। निम्न में किस रेशे के अणु में प्रोटीन की इकाई है, तो देखिए प्रोटीन की इकाई पूछा जा रहा है, तो प्रोटीन ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन के हिसाब से काम करेंगे। कपास, सेल्यूलोज है, नायलॉन, रेयॉन और ऊन। तो यहाँ पे ऊन को देखिए, तो ऊन एक तरह का बाल का फॉर्म है, नेचुरल ऊन की बात कर रहे हैं। आर्टिफिशियल ऊन तो रेयॉन होगा, क्योंकि बहुत हद तक
रेयॉन जो है वो ऊन के जैसा ही दिखता है। तो ऊन जो है वो कैरोटीन नाम के प्रोटीन से बना होता है। ऊन जो है वो किसके प्रोटीन से है? कैरोटीन। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि जो ये है कैरोटीन जो है वो प्रोटीन से क्या बना है? ऊन। तो ऊन जो है वो बना, उसके अणु में प्रोटीन की इकाई है। यही हमारा आंसर होगा। इनमें से कौन बहुत सख्त पदार्थ को काटने के लिए उपयुक्त होता है? सिलिकॉन कार्बाइड, सीसा, जस्ता धातु या सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल नहीं होगा क्योंकि ये सॉलिड होता है लेकिन ब्रिटल होता है, हार्ड होता है लेकिन भंगुर होता है। भंगुर होने के कारण तुरंत टूट जाता है। जस्ता धातु, जिंक मेटल उतना हार्ड नहीं होता है। सीसा, ये तो बहुत ही स्पॉन्जी मेटल होता है, ये नहीं होता है। सिलिकॉन कार्बाइड, ये बहुत ही ठोस है, ये बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड से भी ज़्यादा होता है। ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड कंपाउंड है अगर SiC, तो ये बहुत ही हार्ड होता है, तो इसलिए इसका यूज काटने में किया जाता है। पैराफिन मोम ठोस होने पर संकुचित होती है, मतलब ये अपने आयतन को घटा देता है। यानी ऐसे कहिए कि मोम को अगर गर्म करेंगे तो इसका आयतन क्या होगा? बढ़ जाएगा। पिघलने के बाद आयतन क्या होगा? बढ़ जाएगा। तभी तो ठोस होने पे आयतन कम हो जाता है। तो गलनांक क्या होगा? दाब के साथ बढ़ेगा। देखिए, जो सॉलिड, जिस ठोस का आयतन बढ़ता है गर्म करने पर, पिघलाने पर, उसका प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक भी क्या होता है? बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ाने से गलनांक भी बढ़ जाता है। तो दाब के साथ बढ़ेगा, प्रेशर के साथ बढ़ेगा, दाब के साथ घटेगा, दाब के साथ नहीं बदलेगा। जितना दाब घटेगा उतना ही गलनांक घटेगा। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है? डी नंबर क्या होगा? जितना दाब घटेगा उतना ही गलनांक घटेगा। प्रेशर अगर घटेगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? घटेगा, क्योंकि इसका आयतन बढ़ रहा है। और जिसका आयतन घटता है उसमें उल्टा होता है। प्रेशर बढ़ाने पे मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है और प्रेशर घटाने पे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन वाला एलिमेंट होता है कॉन्सेप्ट, लेकिन इसको ये लाइन जो लिखा है ये इतना आप ध्यान रखिएगा। आइस के केस में उल्टा होगा, क्योंकि आइस को पिघलाने पर आयतन क्या होता है? कम हो जाता है। लोहे का निष्कर्षण किस कयस्क से होता है? तो लोहे का क्या है? मेन तो उसका हेमेटाइट है। सिनेबार किसका है? मरकरी का। इससे कौन निकलता है? मरकरी। कैलेमाइन क्या है? तो कैलेमाइन है ZnCO3। इससे क्या निकलेगा? तो जिंक, जस्ता। बॉक्साइट क्या निकलेगा? तो एल्युमिनियम। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? हेमेटाइट। हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3। देखते हैं नेक्स्ट। लूनर कॉस्टिक का रासायनिक नाम क्या है? तो लूनर कॉस्टिक जो है वो हम लोग सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। लूनर कॉस्टिक किसको बोलते हैं? AgNO3 को। सोडियम कार्बोनेट किसका रासायनिक नाम है? अबूझा चूना। अबूझा चूना का नाम सोडियम कार्बोनेट नहीं है, क्योंकि इसमें सोडियम होगा और कार्बोनेट होगा। अबूझा चूना में क्या होता है? CaO, ये लाइम है। जिप्सम CSO4 2H2O, ये जिप्सम होता है। कॉस्टिक पोटास KOH। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा में होता है Na2CO3 10H2O। तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म में है और कोई अंतर नहीं है, वाटर के साथ है, लेकिन Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इसका मेन कंस्टिट्यूएंट है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने क्वेश्चन नंबर 100 तक देखा। अगले क्लास में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे, फिर से और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।